तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नहीं तो वाला डाल लीजिए, जीवन है, छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। फिर से स्वागत है आप लोगों का इकोनॉमिक्स के 10th क्लास के 3rd चैप्टर का तीसरा वीडियो में। इसमें हम लोग जो है कंसेप्ट को ख़त्म करेंगे। ये लास्ट वीडियो होने वाला है कंसेप्ट का। फिर उसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो पूछे जा सकते हैं, उसका क्वेश्चन आंसर हम बना करके लाएंगे, ठीक है ना। और ये कंसेप्ट का टोटल 3 वीडियो है। इसके पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं, तीसरा वीडियो ये होने वाला है। इसमें हम लोग पिछला जो है ना, पीछे वाले वीडियो में विभिन्न देश और वहाँ पर चलने वाले जो है करेंसी, उसको हम लोग बहुत अच्छे से देखे हुए थे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले कोर बैंकिंग क्या है, क्योंकि एग्जाम में ये एक बार पूछा हुआ था कोर बैंकिंग किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल समझिएगा, एक एक करके हम लोग चीज़ों को समझते चलेंगे, बवाल मचाते चलेंगे। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। आपको जो भी यहाँ पे पढ़ाते हैं वो नोट्स हम डाल देते हैं, ठीक है ना। और वहाँ से आप जेरॉक्स निकलवा करके आप अपना काम कर सकते हैं, वहाँ पर नोट्स बना सकते हैं, ताकि एग्जाम के समय में आप आसानी से एकदम बिल्कुल बवाल मचा लीजिए। चलिए तो हम लोग देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं। कोर बैंकिंग होता क्या है, देखिए क्या कर रहा है। करे क्या है, बैंक के सभी शाखाओं को इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे को जोड़ने की व्यवस्था, जिसके तहत हमें अपने होम ब्रांच में जाए बिना पैसा का हस्तांतरण, यानी एक तरह दूसरी जगह भेजा जा सकता है, हस्तांतरण हो जाए, कोर बैंकिंग प्रणाली कहलाता है। देखिए बड़ा सिंपल भाषा में समझिए, हम समझाते हैं आपको। क्या कर रहा है कि जब जितने भी बैंक की जो बैंक होता है, सभी बैंक को एक नेट बैंकिंग के द्वारा, एक नेट यानी नेटवर्क के द्वारा जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब हमें मान लीजिए पैसा भेजना है, तो किसी एक ब्रांच में जाएंगे, वहाँ पर अपना अकाउंट नंबर देंगे, वहाँ पर हमारा पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली इसी नियम को जब मान लीजिए कि आपका होम ब्रांच का मतलब सिंपल होता है जिसमें आपका खाता खुला हुआ है, मतलब वहाँ पर जाए बिना आप कहीं से भी पैसा भेजिए, आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा, ठीक है ना, आपके पास चला जाएगा। तो सिंपल उसे ही कहते हैं हम लोग कोर बैंकिंग प्रणाली, ठीक है ना। कोर बैंकिंग प्रणाली में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इंटरनेट का होता है। इसलिए दिमाग में रखिएगा, इंटरनेट के द्वारा क्या होता है, सभी जुड़ा हुआ होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आगे समझिए। कर भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 2 रुपया, यहाँ पर समझना है, भारत में रिजर्व बैंक के द्वारा 2 रुपया एवं इससे अधिक के नोट यानी कागजी मुद्रा जारी किया जाता है। भारत में जो मुद्रा चलता है ना मेरे भाई, 2 तरह का होता है, एक सिक्का होता है, एक नोट होता है। तो ध्यान में थोड़ा सा रखिएगा कि भारत में जितना भी नोट होता है, ध्यान में एकदम बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, नोट होता है 1 रुपया का नोट छोड़ करके, बाकी जितना भी नोट होता है, कागज़ का जो रुपया होता है, वो सभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको जारी करता है। बात समझे कि नहीं? जबकि 1 रुपया का नोट तथा पूरा सिक्का, 1 रुपया का नोट तथा सभी प्रकार का सिक्का केंद्र सरकार के, बात समझ के नहीं, वित्त मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया जाता है। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय, यहाँ वित्त मंत्रालय हम छूट गया, लेकिन ध्यान में रखिएगा, केंद्र सरकार के कौन सा मंत्रालय होता है, वित्त मंत्रालय के द्वारा क्या होता है, ये जारी किया जाता है। अगला बात करें कि एटीएम का जो पूरा रूप होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। विश्व में प्रचलित क्रेडिट कार्डों में मास्टर कार्ड, वीज़ा, अमेरिकन एक्सप्रेस आदि प्रसिद्ध है। बात समझे कि नहीं? विश्व में बहुत तरह का क्या होता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आता है। बात समझे कि नहीं? उसमें से क्या होता है, अलग अलग कंपनी का हो सकता है वो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास देखिए एक डेबिट कार्ड है, ठीक है ना, यहाँ पर डेबिट कार्ड है तो ये रुपए कंपनी का है। बात समझे कि नहीं? तो रुपए का आता है, ये विदेशी मतलब देसी भी हो सकता है, विदेशी भी हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। ये इंटरनेशनल कार्ड है, हम ये वर्ल्ड में कहीं भी लेके जाएंगे तो आराम से इससे पैसा निकाल सकते हैं। बात समझे कि नहीं? तो उसी तरह एक वीज़ा का भी आता है, VIS है, वीज़ा कंपनी का भी आता है। हमारे पास एक और ATM कार्ड होगा, ठीक है ना, आप उसमें देखिए ये एक है वीज़ा का, देख रहे हैं ना, देखिए मेरे पास एक वीज़ा का है, फिर एक और एक ATM कार्ड यहाँ पर है। बात समझे कि नहीं? वीज़ा का है, और ये क्या है, रुपए कंपनी का। तो अलग अलग तरह का ATM कार्ड अलग अलग कंपनी का आते रहता है, ठीक है ना। उसके द्वारा क्या करते हैं, हम अलग अलग जगहों से पैसा आराम से निकाल लेते हैं कहीं पर भी, ठीक है ना। तो एक बात को समझिएगा, यहाँ पर एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछा हुआ था, ठीक है ना, कि निम्नलिखित में से कौन एक क्रेडिट कार्ड का प्रकार है, बस हम एक कंपनी है, ठीक है ना। तो वहाँ से आपको ऑप्शन, अब जब दिमाग में आपके पास रहेगा तो आराम से मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब थोड़ा सा समझना क्या है, बचत क्या होता है। कह रहा है क्या, आय तथा उपभोग के अंतर को हम लोग बचत कहते हैं। मान लीजिए जो आप कमाए, ठीक है ना, और उसके बाद कुछ खर्च हो जाता है, ठीक है ना, तो दोनों को जो घटा लेंगे, मान लीजिए हम 100 रुपया कमाए और खर्च में से 20 रुपया हो गया, तो बचत 80 रुपया हो जाएगा। सिंपल है। तो आय तथा उपभोग के अंतर को बचत कहते हैं। अर्थात व्यक्ति जितना कमाता है उसमें से खर्च करने के बाद जो बचता है उसे हम उस व्यक्ति का बचत कहते हैं।
अर्थात आय माइनस व्यय बराबर बचत होता है। बचत दो प्रकार का हो सकता है, नगद बचत, वस्तु के रूप में बचत। नगद बचत का मतलब कैश यानी रुपया बचाते हैं हम, क्या कमाते हैं और रुपया को बचत करके या फिर बैंक में जमा कर देते हैं, कहीं पे हम क्या करते हैं इकट्ठा करते हैं। दूसरा वस्तु के रूप में बचत, हम वस्तु के रूप में बचत करते हैं। जैसे मान लीजिए खेत में अनाज हो गया, अनाज खाने के लिए बाकी को क्या करते हैं हम उसको स्टॉक कर लेते हैं, ठीक है ना, कि आने वाले समय में हम उसको यूज करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे। जो जैसे मान लीजिए दूसरा अगर बात करें तो हम लोग ज्वेलरी खरीद करके रख लेते हैं, ठीक है ना, उसका हो जाता है। तो ये वस्तु के रूप में बचत की बात कहा जा रहा है, ठीक है ना। अगला बात समझिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है क्या साख पत्र, यहाँ पर साख क्या होता है। देखिए साख का मतलब होता है क्रेडिट यानी उधार, ठीक है ना। आपको जो उधार मिलता है, ठीक है ना, उसी को साख कहा जाता है। यानी उधार किसी व्यक्ति को कब दिया जाएगा, जब उस पर विश्वास हो। तो एक तरह से साख का मतलब विश्वास भी होता है। एग्जाम में क्या होता है, एक बार क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से साख का अर्थ क्या होता है, तो विश्वास। साख एक प्रकार का विश्वास होता है जिसके आधार पर हमें उधार या ऋण प्राप्त होता है। अगर जिस व्यक्ति का आपके ऊपर साख होगा, बढ़िया आप पर विश्वास होगा, वो आपको उधार दे सकता है, आपको लोन दे सकता है, ठीक है ना, कर्जा दे सकता है। लेकिन जिसको विश्वास नहीं होगा आप पर, ठीक है ना, जाइएगा उधार मांगिएगा तो भगा देगा आपको वहाँ से, ठीक है ना, नहीं देगा। दूसरा कह रहा है साख का अर्थ ऋण चुकाने की क्षमता भी होता है। यानी ऋण चुकाने की क्षमता का मतलब कोई व्यक्ति आपको पैसा कब देगा, उधार कब देगा, जब लगेगा कि ये व्यक्ति वापस कर सकता है, इसको चुका सकता है, तो उसको आपको क्या करेगा, देगा। तो इस तरह साख का अर्थ क्या होता है, ऋण यानी कर्ज चुकाने की जो होती है क्षमता भी होता है। जिस व्यक्ति का साख जितना ही मजबूत होगा उसे बाजार में उतना ही ज़्यादा एवं आसानी से ऋण एवं उधार मिल जाता है। बड़ा क्लियर हुआ, एक बात समझ के आ रहा होगा आपको। अगला कह रहा है साख के मुख्यतः दो पक्ष होते हैं। साख के कितने पक्ष होते हैं, दो पक्ष होता है। एक जो होता है ऋणदाता जो कर्ज देता है, और एक ऋणी जो कर्ज लेता है, ठीक है ना। तो ये बड़ा क्लियर है, समझ जाइएगा। अगला कह रहा है साख का मुख्य आधार क्या है, बस समझ नहीं, साख का मुख्य आधार क्या है, कैसे पता किया जाएगा कि ये व्यक्ति का साख अच्छा है। तो उस पर विश्वास, लोगों का विश्वास अच्छा होगा, उसका चरित्र अच्छा हो सकता है, भुगतान करने की क्षमता अच्छा होगा, पूंजी उसके पास ठीक ठाक होगा। जैसे मान लीजिए सिंपल बात है, आप किसी भिखारी को थोड़े कर्ज दे दीजिएगा क्योंकि उसके पास उतना पूंजी नहीं है, ठीक है ना, तो वो एक तरह से साख का ये भी आधार होता है। भुगतान करने की क्षमता, लगेगा कि ये व्यक्ति वापस कर सकता है, पैसा वापस हम देंगे, इसको पचाएगा नहीं, तो भुगतान करने की क्षमता अगर अच्छा होगा तो आपको ज़्यादा लोन मिलेगा। चरित्र का आपका कैरेक्टर अच्छा है, चोर नहीं है, उचक्का नहीं है, अगर आप, ठीक है ना, अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपका चरित्र अच्छा होगा, लोगों का विश्वास होगा उस पर। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब इतना चीज़ होगा तो लोग आपको आसानी से क्या कर देगा, लोन दे देगा। क्लियर हुआ। अगला बात समझिएगा साख पत्र क्या होता है। तो साख का तो धीरे धीरे इसका विकास हुआ, ठीक है ना, आगे बढ़ते चला गया कंसेप्ट, ठीक है ना। और उसमें से कुछ ऐसा भी आया जिसको रख करके हम क्या कर सकते हैं, उधार ले सकते थे, जिसको साख पत्र कहा गया। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिएगा आपको जो हम लोग कहते हैं चेक बुक, ठीक है ना, हम किसी व्यक्ति को चेक दे देते हैं, उधार ले लेते हैं सामान, बस हम देख रहे, चाहे किसी से कुछ लेना होता है तो देखते हैं आपको चेक ले करके देता है, आपको चेक साइन करवा लेगा, आपसे ले लेगा और तब 1 लाख 2 लाख रुपया देता है, ठीक है ना, ब्लैंक चेक। तो एक तरह का साख का एक तरह का आधार, एक तरह के आप कहिए तो साख पत्र उसको कहा जाता है। मतलब जिसको रखने के बाद हमें कुछ न कुछ उधार, कुछ न कुछ हमें क्या मिल जाए, वस्तु उधार के तौर पर मिल जाए। साख पत्र का अर्थ उन साधनों से है जिसका उपयोग मुद्रा के रूप में किया जाता है। वही बात ना है, जिसको हम दे उसके बदले में हमें सामान मिल जाए। साख पत्र के माध्यम से हम उन सभी कार्यों को कर सकते हैं जो पैसा या मुद्रा के द्वारा होता है। साख पत्र के माध्यम से हम वे सभी काम कर लेंगे जिसके माध्यम से क्या होता है, जिसके द्वारा हम मतलब जो पैसा के द्वारा करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको साख, किसी से हमको कुछ खरीदना है तो वहाँ पर साख यानी चेक ले करके देंगे, हुंडी, बस समझ के यात्री चेक, ये सब ले कर देंगे, हमको सामान मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसा पैसा के द्वारा होता था काम, वैसे साख पत्र के द्वारा भी हो जाएगा, ठीक है ना। कर मुद्रा एवं साख पत्र में यह प्रमुख अंतर है कि साख पत्र को स्वीकार करने के लिए हमें किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं। सिंपल बात है कि मुद्रा और साख पत्र में अंतर क्या है, अगर कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा। देखिए मुद्रा जो है ना, इसको दुनिया तो नहीं कह सकते, अपने देश में जहाँ भी चले जाइए उसको कोई मना नहीं कर सकता है लेने से मुद्रा के द्वारा। लेकिन साख पत्र कोई मना कर देगा। जैसे मान लीजिए आप हमारे पास चेक लेके आइएगा, बोलिएगा ये रख लीजिए भैया, सामान दीजिए, तो हमको मन करेगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, लेकिन उस व्यक्ति पर निर्भर करेगा। लेकिन वही पैसा लेके आएंगे तो कोई इसको मना नहीं कर सकता है, बात समझे कि नहीं। तो ये अंतर होता है बेसिकली साख पत्र और एक तरह से बात करें हम लोग तो मुद्रा में, ठीक है ना। दूसरा करा कि साख पत्र निम्नलिखित तरह का होता है। यानी साख पत्र आखिर होता कैसा है,
कुछ नाम बताइए, तो यहाँ पर चेक, विनिमय बिल, ड्राफ्ट, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र, यात्री चेक प्रमाण, साख प्रमाण पत्र, ठीक है ना। अब खूब ध्यान से सुनिएगा, इसमें से इंपॉर्टेंट 3 गो है। चाक, यहाँ पर देखा चेक याद रखिएगा, चेक, प्रतिज्ञा पत्र, यात्री चेक, ये 3 गो आप याद रखिएगा। ये जो है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण साख पत्र है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। करेगा विभिन्न साख पत्रों में सबसे मुख्यतः चेक, बैंक ड्राफ्ट, यात्री चेक, बैंक ड्राफ्ट भी एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। खाली यहाँ ड्राफ्ट लिखा हुआ है, यहाँ बैंक ड्राफ्ट हो जाएगा। तो ये 4 गो जो है ना सबसे महत्वपूर्ण एक तरह से साख पत्र है, जिसके माध्यम से हमें वस्तु प्राप्त हो सकता है, जिसके माध्यम से हम कुछ खरीद सकते हैं। आई होप कि ये बात क्लियर आपको समझ आया होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको सही से समझ लीजिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है ना, उसका वीडियो बना देंगे और आराम से आप देख लीजिएगा। आपका चैप्टर इकोनॉमिक्स का 3 चैप्टर तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद जो है ना मेरे भाई, अब इसके बाद हम क्वेश्चन सब बनाएंगे और उसके बाद सिविक्स का, बस समझे कि नहीं, सिविक्स का हम वीडियो बनाएंगे और उसको देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए रहने देते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एकदम बवाल मचाते हुए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को कंपल्सरी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।